आप सभी को नमस्कार। जैसा कि हमें पता है कि हम 2 वीडियो पहले बना चुके हैं, जो 2 पार्ट थे हमारे कक्षा 7 के, उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा विषय होगा वो कक्षा 7 का ही तीसरा पार्ट होगा, जिसका विषय है त्रिपक्षीय संघर्ष। आइए चलते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष का जो चैप्टर है उसे कवर करते हैं। अध्याय 3 त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट। इन 3 शक्तियों के मध्य ये संघर्ष होता है और इसी के बारे में आज हमने पढ़ लेना है। तो कन्नौज का जो क्षेत्र है ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। हर्ष का जब हमने योगदान पढ़ा था तो उस समय में हमने इस टॉपिक पर बात की थी। तो ये जो क्षेत्र है ये महोदय नगर के नाम से जाना जाता है और ये कन्नौज का क्षेत्र है। और इसी कन्नौज के क्षेत्र को लेकर उस समय की समकालीन शक्तियां हैं, उनके मध्य में जो है संघर्ष हुआ था। हर्ष के बाद के जो घटनाक्रम है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय शक्तियों का संक्षिप्त विवरण हम इसमें देखना है। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जो योगदान रहा उसके बारे में हम बात करेंगे और इस संघर्ष का अंततः क्या परिणाम रहा इस पर भी हम आज बातचीत करेंगे। कन्नौज का संघर्ष क्यों हुआ, यानी कन्नौज जो उस समय में उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान था, वह राजनीतिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण था कि उसके लिए संघर्ष शुरू हो गए। ऐसा क्यों हुआ, तो इसके बारे में अगर बात करें तो हर्ष की मृत्यु के बाद राजनीतिक एकता समाप्त हो चुकी थी। सामंतवादी जो व्यवस्था है वो उभर कर उस समय में आ चुकी थी। कन्नौज को राजधानी बनाकर हर्ष ने उसे एक गौरवपूर्ण स्थान प्रदान कर दिया था, जो समकालीन शक्तियां हैं इसको प्राप्त करने के लिए लालायित थी। उसके बाद है उत्तरी भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र जो है वह कन्नौज था। उस समय में उपजाऊ था, व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। उत्तरापथ जैसे जो बड़े मार्ग है वहां से निकल रहे थे। कन्नौज पर अधिकार का अर्थ ही उत्तर भारत का सर्वोच्च जो दावा था वह माना जाता था। इसीलिए कन्नौज को प्राप्त करना उस समय के जो समकालीन शक्तियां हैं उनके लिए आवश्यक हो गया और इसके लिए वह लगातार प्रयासरत रही। आइए देखते हैं जो त्रिपक्षीय संघर्ष है किन किन के बीच में हो रहा है। तो राजनीतिक स्थिति को यदि हम समझें तो सबसे पहले उस समय की जो भौगोलिक परिस्थिति है और राजनीतिक परिस्थिति है उसके बारे में हमने बात कर लेनी है। देखिए, कन्नौज का जो ये वाला क्षेत्र है जहाँ पर ये गढ़वाल वंश की बात हो रही है, इसके ऊपर यहाँ पर हरियाणा और थोड़ा सा ये जो इधर वाला क्षेत्र है राजस्थान, यहाँ पर चौहान वंश है, जो दिल्ली का क्षेत्र है ऊपर की तरफ इधर। और यदि बात करें राजस्थान की, यहाँ पर गुज्जर प्रतिहार जो है वो है। यदि बात गुजरात में करें तो यहाँ पर सोलंकी वंश है। और ये वाला जो क्षेत्र है ये मध्य भारत में यहाँ जिजाज के भुक्ति वंश या फिर चंदेल वंश भी इनको कहा गया है। बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है ये वाला। और यदि हम यहाँ पर आ जाएं तो ये मालवा के परमार यहाँ पर आ जाएंगे। और ये दक्षिण भारत का जो ये वाला सारा का सारा क्षेत्र हमें नजर आएगा, यहाँ पर राष्ट्रकूट, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक का जो क्षेत्र है ये सारा यहाँ पर राष्ट्रकूट है। जब बात कर लेते हैं बंगाल की, बंगाल में पाल वंश है। पाल वंश के बाद यहाँ पर सेन वंश स्थापित होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। अब ये भारत की जो उस समय की राजनीतिक स्थिति है इसके बारे में हमें जरूर जानकारी होनी चाहिए। चौहान वंश, गढ़वाल वंश, यहाँ पर मालवा, यहाँ पर पाल वंश, और इधर अगर आ जाएंगे यहाँ पर चंदेल या बुंदेलखंड है, ये चालुक्य सोलंकी है, ये गुर्जर प्रतिहार वंश है। तो जब हम भारत इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करेंगे तो इसमें गुर्जर प्रतिहार ये वाला क्षेत्र, राष्ट्रकूट ये वाला क्षेत्र और ये पाल वंश ये वाला क्षेत्र। जब हम इनमें संघर्ष की बात करेंगे, सबसे पहले इनमें और इनमें आपस में संघर्ष होगा, इनमें और इनमें संघर्ष होगा, फिर बाद में राष्ट्रकूट से का संघर्ष होगा। यहाँ पर ध्रुव एक शासक आएंगे उनका, यहाँ पर धर्मपाल का और यहाँ पर वत्सराज, इन तीनों के बीच में ये जो है संघर्ष होता है। महत्वपूर्ण बात समझने की ये है कि गुर्जर प्रतिहार की तरफ से ही संघर्ष की शुरुआत होगी और गुर्जर प्रतिहार वंश ही इसमें अंततः जो है विजय प्राप्त करेगा। इस बारे में हमने यहाँ पर ध्यान रखना है कि गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट इन तीनों के मध्य संघर्ष होगा। गुर्जर प्रतिहार ही शुरुआत करेगा और अंत में इसी को इस संघर्ष में विजय प्राप्त होगी। अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं इसमें। देखिए, ये मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। यहाँ
यहाँ गुर्जर प्रतिहार है, यहाँ पर पाल है, और ये दक्षिण भारत के जो राष्ट्रकूट हैं। गुर्जर प्रतिहारों की तरफ से वत्सराज और पाल वंश की तरफ से जो है धर्मपाल ने, धर्मपाल के यदि पूछे किसके समय में हुई तो तब आप धर्मपाल की बात करेंगे, और किसने शुरुआत की तब आप वत्सराज की बात करेंगे। तो सबसे पहले वत्सराज और धर्मपाल के बीच युद्ध होगा, यानी गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश के बीच युद्ध होगा, और उसमें जो जीत होगी वो वत्सराज की होगी, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, और धर्मपाल की जो है हार हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं आगे का घटनाक्रम क्या रहेगा। यदि बात करें त्रिपक्षीय संघर्ष की, तो उस समय में यदि बात करें कन्नौज यानी कान्याकुब्ज भी इसको कहा गया है, या महोदय नगर भी इसको कहा गया है। उस समय में त्रिपक्षीय जो संघर्ष होता है पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच, यदि कहें कि 200 वर्षों तक यह संघर्ष वहां पर चलता रहा था। शुरुआत वत्सराज कर रहा है और अंत में जो है इन्हीं गुर्जर प्रतिहारों की जो है जीत वहां पर होती है। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये वही चीज आ गई है जो मैंने अभी पीछे आपको समझाई थी। तो अब देखिए, अब हमने देखा कि वत्सराज की जो जीत हो जाती है। अब उसके पश्चात देखिए दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट है। मैंने 3 शक्तियों के बारे में आपसे बात की थी, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। अब वत्सराज की जीत हो गई, उसके बाद जो दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट शासक है ध्रुव, इस ध्रुव की यदि बात करें, फिर वत्सराज और ध्रुव का युद्ध होगा कन्नौज के लिए, और ध्रुव जो है वो जीत जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाते हैं आपके लिए, चाहे वो एचटेट हो, चाहे वो सीटेट हो, नेट हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि भाई जब राष्ट्रकूट जीत जाएंगे तो ध्रुव जो है उसके जो शासन है उस जगह पे कुछ मतलब उपद्रव हो जाते हैं, या यूं कहें उनको वहां से वापस जाना पड़ जाता है। तो ध्रुव क्या करता है, वहां की गद्दी पर इंद्रायुध को बिठा देता है। किसको? इंद्र को बिठा देता है। इस तरीके से आपको याद कर लेना है कि इंद्रायुध को बिठा देता है। तो क्या होगा, धर्मपाल ने पराजित करके इंद्रायुध की जगह पे चक्र युद्ध को स्थापित कर दिया। यहाँ पर बहुत बार प्रश्न बनता है कि धर्मपाल ने किसको हराकर किसको गद्दी पर बिठाया था, या ध्रुव किसको गद्दी पर बिठा के गया था। तो आपने याद रखना है कि ध्रुव ने इंद्रायुध को बिठाया था, और उसके बाद धर्मपाल वहां पर अटैक करके वहां पर चक्रायुध को गद्दी पर बिठा देता है। अब देखिए ये घटनाक्रम आपने देखा कि किस तरीके से ध्रुव ने वत्सराज से जगह जीती और वहां पर इंद्रायुध को बिठा दिया, और इंद्रायुध के बाद जो है चक्रायुध को किसने? धर्मपाल ने बिठा दिया। तो ये महत्वपूर्ण है, ये दोनों ही घटनाक्रम आपने देख लेने हैं, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है। अब धर्मपाल ने जब चक्रायुध को बिठा दिया तो निश्चित है कि ये सीधी सी बात हो जाएगी कि वत्सराज उसके लिए फिर लड़ाई के लिए आएगा। तो अब ये देखिए इंद्रायुध और चक्रायुध दोनों, इसको इंद्रायुध को हटाकर और धर्मपाल ने जो है चक्रायुध को बिठा दिया। अब वत्सराज जो हार गया था, किससे? ध्रुव से हार गया था, वो यहाँ पर दोबारा से युद्ध करने के लिए आ जाता है, और बिहार का जो मुंगेर का क्षेत्र है वहां पर युद्ध होगा। और इस युद्ध में नागभट्ट द्वितीय शासक बना था। जब वत्सराज के बाद, वत्सराज की डेथ के बाद जो है नागभट्ट द्वितीय शासक बनता है। फिर यह उसी जगह के लिए यहाँ युद्ध करने के लिए आएगा, किसके साथ? चक्रायुध, क्योंकि चक्रायुध गद्दी पर बैठा है। चक्रायुध के साथ नागभट्ट द्वितीय ने युद्ध किया और वह जीत भी जाता है। अब ये घटनाक्रम आपको याद रखना है। कैसे? कि पहले जो है गुर्जर प्रतिहार और पाल के बीच में युद्ध होता है, गुर्जर प्रतिहार जीत जाते हैं। गुर्जर प्रतिहार का जो वत्सराज है वह जीत गया। जीतने के बाद ध्रुव उसके लिए जो है अटैक करेगा, और उसके बाद फिर क्या होगा? राष्ट्रकूटों की जीत हो जाएगी। राष्ट्रकूट किसको बिठा देगा? इंद्रायुध को बिठा देगा, और इंद्रायुध को हटाकर धर्मपाल गद्दी पर किसे बिठाएगा? चक्रायुध को बिठाएगा।